वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होने वाला है 81। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए क्लाइंट विद के डिफिशिट, यानी पोटेशियम की कमी है। उसके लिए जो नर्स है वो तैयार कर रही है केयर प्लान एक तरह से। तो द नर्स रिव्यू द क्लाइंट रिकॉर्ड एंड डिटरमाइन, यानी वो क्लाइंट के रिकॉर्ड को देखती है और जांचती है दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग के डिफिशिएंट, यानी वो देखती है कि रिस्क है पेशेंट को कि उसमें पोटेशियम की कमी हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि द क्लाइंट जो है वो किस पर रहेगा, उसे क्या देखने को मिला। ऑप्शन नंबर ए है इज ऑन के स्प्रिंग डायूरेटिक्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी है इज ऑन नेसोगैस्ट्रिक सक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ए हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज, या ऑप्शन नंबर डी है हैज़ हिस्ट्री ऑफ एडिसन डिजीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। क्यों? क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है उसके अंदर जो पोटेशियम है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात चले डिक्रीज की, यानी पोटेशियम जो है वो कम देखने को मिलेगा। तो वो किसके अंदर देखने को मिलेगा है इज ओन नेसोगैस्ट्रिक सक्शन। जब उसे नेसोगैस्ट्रिक सक्शन किया जा रहा होगा पेशेंट को तो क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम की कमी देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक थ्योरी पढ़ लेते हैं। एक्सेप्ट ऑप्शन बी ऑल अदर कोज हाइपर कैलीमिया, यानी जितने भी बी को छोड़ करके जितने भी ऑप्शन है ए सी डी, ये सभी ऑप्शन जो है हाइपर कैलीमिया के ऑप्शन है। यानी इसमें क्या होता है पोटेशियम बढ़ा हुआ मात्रा में होता है, रीनल डिजीज के अंदर भी एडिसन डिजीज के अंदर भी। यूज ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, जो पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स का यूज करेंगे उसके अंदर भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। इट स्टिमुलेट किडनी टू एक्सक्रीट वाटर एंड सोडियम, यानी ये क्या काम करेगा, वाटर को निकालेगा और सोडियम को निकालेगा। और सोडियम अगर निकल गया तो पोटेशियम बच जाएगा, रिटेनिंग पोटेशियम, तो इसलिए पोटेशियम बढ़ जाएगा। एडिसन डिजीज के अंदर भी जो है वो पोटेशियम बढ़ जाएगा, और रीनल डिजीज के अंदर भी पोटेशियम इंक्रीज देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। ए पेशेंट हैड एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी, मतलब एक्सटेंसिव और प्रोलॉन्ग लंबे समय से कोई सर्जरी हो रही है। विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर्ड मोस्ट क्लोजली, यानी सर्जरी हो रही तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट को देखा जाएगा, मतलब कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा जिसे हमें देखना होगा कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमेशा नॉर्मल वैल्यू में होना चाहिए। पोटेशियम, ऑप्शन बी है सोडियम, सी कैल्शियम, ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 82 का ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। स्ट्रेस ऑफ प्रोलॉन्ग एंड एक्सटेंसिव सर्जरी इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एड्रीनोकोर्टिकल कोर्टिकल हार्मोन एल्डोस्टेरोन, यानी ये क्या बढ़ा देता है, मतलब एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन को बढ़ा देता है, जिससे क्या देखने को मिलता है, जो पोटेशियम है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। अब देखते हैं दिस में कोज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, यानी वो सोडियम को रिटेंशन कर लेता है ये, और क्या कर लेता है, एक्सक्रीट करा देता है पोटेशियम को बाहर भेज देता है, जिससे पोटेशियम कम हो जाता है और उस वजह से हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ए नर्स केयरिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट रिव्यू द इलेक्ट्रोलाइट लैब रिजल्ट, यानी एक नर्स है वो केयर कर रही एक ग्रुप ऑफ क्लाइंट को, उन्हें देख रही इलेक्ट्रोलाइट लैब रिजल्ट, उनके इलेक्ट्रोलाइट लैब जो भी लैब के रिजल्ट है वो देख रही। तो नोट
ए पोटेशियम लेवल ऑफ 5.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। उसने नोट करा कि एक का जो था उसके ग्रुप के अंदर से 5.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर जो है पोटेशियम था। तो द नर्स अंडरस्टैंड दैट विच क्लाइंट इज एट मोस्ट रिस्क फॉर द डेवलपिंग ऑफ ए पोटेशियम वैल्यू एट हाई लेवल। यानी कौन सा जो पेशेंट है वो ज़्यादा रिस्क पे है, जो पोटेशियम की वैल्यू है वो हाई लेवल पे हो। तो तो कौन सा क्लाइंट होगा? ऑप्शन नंबर ए क्लाइंट विद कोलाइटिस, या ऑप्शन नंबर बी ए क्लाइंट हु हैज़ बीन ओवर यूजिंग लेक्सेटिव, और ऑप्शन नंबर सी है क्लाइंट विद कुशिंग सिंड्रोम, और क्लाइंट हु हैज़ सस्टेन ट्रोमेटिक इंजरी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि ट्रोमेटिक इंजरी के दौरान क्या होता है, जो क्योंकि जो विटामिन विटामिन सॉरी मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो पोटेशियम है, वो पोटेशियम क्या होगा सेल के अंदर, यानी यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये होगी सेल, इसके अंदर क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। और जब उसे ट्रोमेटिक इंजरी होती है तो सेल वॉल टूट जाती है, मतलब टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से ये जो पोटेशियम है ये बाहर ब्लड के अंदर आ जाता है, सेल से निकल के पोटेशियम बाहर की तरफ आ जाता है। ये बाहर आ गया ब्लड के अंदर, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? ब्लड के अंदर पोटेशियम इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर यही होगा, क्लाइंट हु हैज सस्टेन्ड ट्रोमेटिक इंजरी। इसकी एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग सस्टेन ट्रोमेटिक इंजरी, यानी मतलब इंजरी बनी है, बनी रह रही बहुत टाइम से, तो टिश्यू डैमेज पोटेशियम मूव फ्रॉम द इंटरसेलुलर टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट कोज हाइपर कैलीमिया। ये क्या काम कोज करता है? हाइपर कैलीमिया, यानी पोटेशियम को बढ़ा देता है, यहाँ पर मैंने बताया। आगे देखते हैं। एक्सेप्ट ऑप्शन डी ऑल अदर ऑप्शन कोज हाइपोकैलेमिया, यानी ये सब हाइपोकैलेमिया के ऑप्शन है, बाकी तीन ए बी सी तीनों हाइपोकैलेमिया के हैं। क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में भी जो होता है वो डिक्रीज देखने को मिलता है पोटेशियम। अगर लैक्सेटिव जो होते हैं, स्टूल को जो मतलब लिक्विड फॉर्म में करते हैं, उसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है? पोटेशियम डिक्रीज। और कोलाइटिस के अंदर भी पोटेशियम डिक्रीज देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। स्पाइरेनोलैक्टोन प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा? इस पर स्पाइरेनोलैक्टोन, ये एक ड्रग होती है जो कि किडनी के ऊपर काम करती है। तो देखते हैं ये क्या काम कराती है ड्रग। ऑप्शन नंबर ए, इसका मैकेनिज्म बताना है एक तरह से। तो हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर बी है हाइपरकैलीमिया, ऑप्शन नंबर सी है हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर डी है हाइपोकैलीमिया। तो स्पाइरेनोलैक्टोन प्रोड्यूस करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरकैलीमिया कराती है। क्यों? क्योंकि ये जो है किडनी के थ्रू वापस पोटेशियम को रीएब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब लॉस नहीं होने देती पोटेशियम को, तो इस वजह से हाइपरकैलीमिया हो जाता है। Spironolactone is a potassium-sparing diuretics that block the action of the aldosterone on the renal tubules. So, function of aldosterone, retention of sodium and excretion of potassium. यानी एल्डोस्ट्रोन का फंक्शन क्या होता है? एल्डोस्ट्रोन का फंक्शन होता है, यानी सोडियम को क्या करती है? वो मतलब लॉस नहीं होने देती सोडियम का। और पोटेशियम को क्या करती है? पोटेशियम को वो लॉस कराती है।
लॉस कराती है। ये कौन करता है? एल्डोस्टेरोन। इसी के फंक्शन को रोकती है स्पाइरेनोलैक्टोन। जब इसका फंक्शन रुक जाएगा तो पोटेशियम जो लॉस कर रही थी यूरिन के थ्रू या किडनी के थ्रू, मतलब पोटेशियम लॉस हो रहा था, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? जो पोटेशियम है वो लॉस नहीं होगा किडनी या फिर यूरिन के थ्रू। आगे देखते हैं। स्पाइरेनोलैक्टोन एक्ट टू डिक्रीज पोटेशियम लॉस, यानी डिक्रीज करती है पोटेशियम को, डिक्रीज यानी कम करने से रोकती है, लॉस करने से रोकती है यूरिन के थ्रू। विच रिजल्ट इनटू हाइपर कैलीमिया, जो क्या कॉज करता है? ब्लड के अंदर हाइपर कैलीमिया कराता है, यानी इंक्रीज पोटेशियम लेवल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलीमिया। तो एक बार पहले ईसीजी समझ लेते हैं। ईसीजी इसी तरह बनती है ना ये पी, क्यू, आर, एस और टी, ये इस तरह से ईसीजी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर पेन सही से नहीं चल पा रहा तो इसलिए डायग्राम जो है वो सही से नहीं बना, फिर भी समझने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर भी जो है इनमें से क्या होगा? जो ईसीजी फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलीमिया, यानी पोटेशियम की मात्रा क्या है? कम है, कम है। तो ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए टॉक टॉल पीक पीक टी वेव, या फिर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, या वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, या प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा अगर पोटेशियम कम होता है, पोटेशियम की मात्रा कम होती है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर, तो हमें ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेगा। एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट किसे बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक जो सेगमेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। इस हिस्से को हिस्सा एक तरह से सेगमेंट ही होता है। तो एसटी सेगमेंट जो है डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं ईसीजी के। ईसीजी चेंज ड्यूरिंग हाइपोकैलीमिया आर शैलो फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव। जो टी वेव होती है वो इन्वर्टेड होती है। यहाँ पर टी वेव है ये ये बना रहा हूँ मैं, तो ये इस तरह ना हो करके इस तरह होती है, कुछ इन्वर्टेड हो जाती है, नहीं उल्टी हो जाती है टी वेव। एंड एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, जो अभी हमने आंसर में किया है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलता है। और यू वेव प्रोमिनेंट, जो यू वेव हमें दिखती नहीं, यहाँ पर आती है लास्ट में टी वेव के पास। तो टी वेव के बाद जो हमें यू वेव दिखती है वो इस तरह से हमें यू वेव दिखाई देने लगती है। नॉर्मल ईसीजी में हमें यू वेव नहीं दिखाई देती। अब देखते हैं आगे। ईसीजी चेंज ड्यूरिंग हाइपर कैलीमिया, यानी हाइपर कैलीमिया यानी पोटेशियम अगर बढ़ गया, पोटेशियम अगर बढ़ गया तो हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा ईसीजी के अंदर? टाल पीक टी वेव, यानी जो टी वेव है, टी वेव कहाँ पे? ये जो है इस तरह से, जो ये टी वेव है ये लंबी कुछ इस तरह से टाल देखने को मिलेगी, यानी टाल पीक वेव पीक टी वेव। और फ्लैट पी वेव, पी वेव कौन सी है? ये वाली, ये फ्लैट देखने को मिलेगी, या हल्का सा थोड़ा सा उभार इसमें देखने को मिलेगा अगर हाइपर कैलीमिया है तो। वाइड एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा सा चौड़ा दिखाई देगा, जैसे क्यू इस तरह से, ये ऐसे ऐसे क्यू आर एस, तो इस तरह से चौड़ा हो जाएगा, इसे बोलते हैं वाइडन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल कौन सा आता है? पी यहाँ पे, ये पी और आर,
ये क्या हो जाएगा, ये ये लंबा हो जाएगा, ये इसकी लेंथ में इंक्रीज देखने को मिलेगी। नॉर्मल इतना है और ये बढ़ करके इतना हो जाएगा, तो इस तरह से इसमें लंबाई में ज़्यादा देखने को मिलेगा पीआर इंटरवल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। टाल टेंटेड टी वेव्स एंड वाइडन क्यू आर कॉम्प्लेक्स आर सीन इन, अभी हमने पढ़ा है वाइडन किस में देखने को मिलेगा, यानी चौड़ा, हाइपर कैलिमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ना ये ना ये ना ना ये, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर कैलिमिया। यानी पोटेशियम जब ज़्यादा होगा ब्लड के अंदर तब ये कंडीशन देखने को मिलेगी। टी वेव भी टाल देखने को मिलेगी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइड देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 86। ईसीजी चेंज सीन इन हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में कितना, यानी कैल्शियम की कमी है और उसकी वजह से ईसीजी में क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम क्या काम करवाता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है। कैल्शियम हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है। तो ईसीजी में क्या चेंज देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए वाइडन क्यू आर इंटरवल, ऑप्शन नंबर बी प्रोमिनेंट यू वेव, और ऑप्शन नंबर सी है शॉर्टन क्यू टी इंटरवल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वाइडन टी वेव। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्यूटी इंटरवल जो है वो मतलब बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा क्यूटी इंटरवल। क्यूटी कहाँ पर, ये क्यू है हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो भी ये इंटरवल है ये थोड़ा लंबा देखने को मिलेगा अगर हाइपोकैल्सीमिया होता है तो। आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कैल्शियम के बारे में। ईसीजी चेंज ड्यूरिंग हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम की मात्रा कम है ब्लड के अंदर, आर प्रोलोंग्ड एसटी सेगमेंट, जो एसटी सेगमेंट है उसमें वो लंबा देखने को मिलेगा, और क्यूटी इंटरवल भी लंबा देखने को मिलेगा, क्यूटी इंटरवल भी लंबा देखने को, एसटी और क्यूटी। चलो यहाँ पर बना लेते हैं एक बार और, ये इस तरह से कुछ इस तरह से होती होगी, मतलब जो होती है यहाँ पर पी होगा, क्यू, आर और एस, यहाँ पर टी, ये होती है नॉर्मल ईसीजी। एक तरह से नॉर्मल ईसीजी इसी तरह बनती है। तो यहाँ पर एस टी और क्यू टी इंटरवल जो है वो क्या देखने को मिलेगा, प्रोलोंग। यहाँ पर एस टी, यहाँ पर एस और टी, ये तो हो गया नॉर्मल में। तो एबनॉर्मल में कितना हो जाएगा, जैसे ये बढ़ करके इतना हो गया, तो इसे मतलब प्रोलोंग देखने को मिलेगा। और क्यू टी, क्यू यहाँ पर है और टी यहाँ पर, तो ये नॉर्मल हो गया और बढ़ करके कितना हो जाएगा, इतना। तो इस तरह से चेंज देखने को मिलेगा इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं ईसीजी चेंज ड्यूरिंग हाइपर कैल्सीमिया, यानी ईसीजी में चेंज देखने को मिलेगा अगर हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है, यानी इंक्रीज इंक्रीज कैल्शियम कैल्शियम लेवल इन ब्लड के अंदर, ब्लड शॉर्टन एसटी सेगमेंट और वाइडन टी वेव्स। एसटी सेगमेंट कौन सा होता है, ये वाला एसटी सेगमेंट, ये होता है सेगमेंट। ये क्या मिलेगा, छोटा देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल है तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा एसटी सेगमेंट। और वाइडन टी वेव जो है वो थोड़ी सी वाइड इस तरह से थोड़ी चौड़ी देखने को मिलेगी, ये होता है हाइपर कैल्सीमिया के अंदर। बस ये ध्यान रखना है, ईसीजी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी के आसपास से आएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द साइन सिम्टम would be an early indication that the patient serum potassium level is below usual, यानी इसमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि साइन एंड सिम्टम बताने हैं अगर किसी भी पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है वो लो है और उसमें क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, डी है बी है डायरिया, और सी है मसल्स वीकनेस इन द लेग,
और डी है टिंगलिंग इन द फिंगर। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चनों में भी पोटेशियम के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पर मसल्स वीकनेस जो है देखने को मिलती है पोटेशियम की कमी के वजह से। आगे देखते हैं, कॉमन इनिशियल मैनिफेस्टेशन ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या देखने को मिलते हैं साइन एंड सिम्टम? इंक्लूड मसल्स एक, यानी मसल्स में पेन देखने को मिलेगा, मसल्स में वीकनेस देखने को मिलेगी, और फटीग यानी थका हुआ देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, as potassium concentration drop below 3.0 मिली मोल पर लीटर, पैरालाइटिक इलियस देखने को मिलेगा, और पैरालाइसिस देखने को मिलेगा, कार्डियक कंडक्शन देखने को मिलेगा, यानी जो कार्डियक कंडक्शन मतलब उसकी कार्डियक एक्टिविटी है वो भी लो देखने को मिलेगी, रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा, रिदम डिस्टरबेंस हो जाएगा, कार्डियक का जो रिदम होता है वो डिस्टरबेंस हो जाएगा, और जो इसका लेवल होगा पोटेशियम का वो 3.0 से कम देखने को मिलेगा, इससे कम देखने को मिलेगा, ये 3.0 देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 3.5 टू 5, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है ब्लड के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, ए पेशेंट विद हाइपोकैलेमिया, यानी एक पेशेंट है जिसके अंदर पोटेशियम की कमी है, वाज ट्रीटेड विद पोटेशियम सप्लीमेंट, यानी उसे ट्रीट किया गया पोटेशियम सप्लीमेंट दे करके। व्हेन इवेलुएटिंग हिज रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन हिज असेसमेंट वुड द नर्स ऑब्जर्व फॉर, यानी उसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? यानी अगर किसी के अंदर हाइपोकैलेमिया है या फिर पोटेशियम की कमी देखने को मिल रही है किसी पेशेंट के अंदर, और हमने उसे पोटेशियम दे दिया, पोटेशियम सप्लीमेंट दे दिया, तो फिर उसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए है इम्प्रूवमेंट इन विजुअल एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी है वर्सनिंग कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन नंबर सी है डिक्रीजिंग सीरम ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीजिंग मसल स्ट्रेंथ। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजिंग मसल्स स्ट्रेंथ, यानी मसल्स स्ट्रेंथ जो होती है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 90, which of the following clinical finding indicate the patient is experiencing hypokalemia, यानी पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा हाइपोकैलेमिया, तो इसमें से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन नंबर ए एडिमा, ऑप्शन नंबर बी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन नंबर सी है मसल्स स्पाज्म, ऑप्शन नंबर डी है कोस्मोल रेस्पिरेशन। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब डी क्यों होगा वो देखते हैं। हाइपोकैलेमिया कोज डिक्रीज बाउल मोटेलिटी, यानी ये क्या, हाइपोकैलेमिया क्या कोज करता है? बाउल मोटेलिटी को कम करता है। अब जब बाउल मोटेलिटी कम होगी तो क्या देखने को मिलेगा? हाइपो एक्टिव देखने को मिलेगा, एब्सेंट बाउल साउंड देखने को मिलेगा, पैरालाइटिक इलियस देखने को मिलेगा ड्यू टू स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, क्योंकि मसल्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पा रहा अच्छे से, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही मसल्स, तो इस वजह से ये चीज़ें देखने को मिलेगी। विच कोज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से अगर बाउल मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी एब्डोमेन जो है वो बड़ा हुआ या भरा भरा सा देखने को मिलेगा।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, हाइपोकैलिमिया डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नर्व, यानी नर्व की मतलब मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर देती है। मसल सेल रेस्टिंग पोटेंशियल, जो मसल सेल्स रेस्टिंग पोटेंशियल है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द नर्व, नर्व सेल्स की जो मैग्नीट्यूड होती है उसे कम कर देता है हाइपोकैलिमिया। यानी नर्व कंडक्टिविटी भी लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कंडक्शन का काम किसका है? जैसे आपने नर्व सेल की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ी होगी। नर्व न्यूरॉन के अंदर क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है, और बाहर क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। तो ये सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, तो इस वजह से नर्व का ट्रांसमिशन होता है। एक न्यूरॉन से जो सिग्नल है, जो मैसेज है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को मैसेज भेज दिया जाता है। वो किसके थ्रू जाता है? सोडियम पोटेशियम की वजह से ये सिग्नल जाता है। और अगर मतलब हाइपोकैलिमिया यानी पोटेशियम कम होगा तो सिग्नलिंग में भी दिक्कत आएगी। अब देखते हैं अदर साइन नोट एसोसिएटेड विद हाइपोकैलिमिया, यानी जो और साइन है वो हाइपोकैलिमिया से जुड़े हुए नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑर्गन इज मोस्ट एट रिस्क फॉर डिसफंक्शन इन ए पेशेंट विद ए पोटेशियम लेवल ऑफ 6.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा, ये रिस्क देखने को मिलेगा किस ऑर्गन के अंदर कि वो डिसफंक्शन हो जाए। यानी अगर मैं आपको समझाऊँ, इस क्वेश्चन का मतलब है कि कोई पेशेंट है, उसके अंदर 6.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम लेवल देखा गया है। तो इतना जो लेवल होता है ये नॉर्मल रेंज से ऊपर होता है, यानी पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसके अंदर, या फिर हाइपर कैलीमिया बोल सकते हैं उस हाइपर कैलीमिया। तो उस कंडीशन में किस ऑर्गन को उसके मतलब पेशेंट के किस ऑर्गन को रिस्क देखने को मिलेगा कि वो डिसफंक्शन होगा या नहीं होगा। तो किसे सबसे ज़्यादा रिस्क है डिसफंक्शन होने की अगर हाइपर कैलीमिया होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लंग्स, किडनी, लिवर, हार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्ट, क्योंकि अगर हाइपर कैलीमिया हो जाता है तो उसकी वजह से देखने को मिलता है हार्ट रिदम जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। अब आगे देखते हैं, ए पोटेशियम इम्बैलेंस कैन कॉज कार्डियक डिसअरिथमिया, यानी कार्डियक डिसअरिथमिया होगा, दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, यानी इससे क्या होगा? हार्ट काम करना बंद कर सकता है एक टाइम में आके, और पर्सन की डेथ हो सकती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, टू हेल्प मेंटेन ए नॉर्मल ब्लड सीरम लेवल ऑफ पोटेशियम, यानी जो पोटेशियम लेवल है उसे मेंटेन करना नॉर्मल ब्लड के अंदर। द क्लाइंट रिसीविंग ए लूप डायूरेटिक, मतलब वो कर रहा लूप डायूरेटिक ले रहा। एनकरेज टू ईट सच फूड एज, जैसे मतलब उसे एनकरेज किया जा रहा लूप डायूरेटिक ले रहा, और उसे एनकरेज करा जा रहा कि वो बनाना ले, ऑरेंज जूस ले, और क्या ले कि वो मतलब पोटेशियम की कमी उसे ना हो। क्योंकि लूप डायूरेटिक्स क्या होता है? ये जो पोटेशियम है वो लॉस करवाती है, यूरिन के थ्रू लॉस करवाती है, तो उससे हाइपोकैलीमिया हो जाता है। तो हाइपोकैलीमिया यानी पोटेशियम की कमी हो जाती है, उसे बचाने के लिए कौन सी चीज़ लेनी चाहिए पेशेंट को? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्किमी मिल्क, या फिर ऑप्शन नंबर बी है स्पाइनिच यानी पालक, ऑप्शन नंबर सी है बेक्ड चिकन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ब्राउन राइस। तो इसका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। उसे और क्या लेना चाहिए? स्पाइनिच यानी पालक, इसके अंदर हाई अमाउंट है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं।
साइड इफेक्ट ऑफ लो डायूरेटिक्स, पोटेशियम लूजिंग डायूरेटिक्स, यानी पोटेशियम को बाहर भेज दिया यूरिन के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं लूप डायूरेटिक्स को, जैसे फ्रूसमाइड या लेसिक्स, आपने सुना होगा नाम, फ्रूसमाइड लेसिक्स। और हाइपोकैलिमिया, ये क्या काम करवाती है, हाइपोकैलिमिया, यानी पोटेशियम को लो कराती है ब्लड के अंदर। डिहाइड्रेशन करवाती है, क्यों, वाटर भी लॉस होगा। और गाउट एंड पोस्चुरल हाइपोटेंशन, यानी बीपी भी कम करवाती है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। एक पॉइंट और है इसमें। सो इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक पोटेशियम, यानी उसे कहा जाएगा कि वो पोटेशियम ले, पेशेंट को कहा जाएगा कि पोटेशियम ले, या पोटेशियम रिच फूड ले, जैसे फूड हाई इन इनटू पोटेशियम लाइक बनाना ले, ऑरेंज, स्पाइनेच, पोटैटोज, टमाटोज, स्ट्रॉबेरी, कैरेट, पोर्क और बीफ, फिश, ये सारी चीज़ें ले जिसकी वजह से पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी सप्लीमेंट लेने से, या ये चीज़ें खाने से उसमें पोटेशियम की कमी नहीं देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। के बाइंड इज गिवन फॉर पेशेंट विद, यानी के बाइंड यानी पोटेशियम बाइंड, पोटेशियम को बाइंड करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। किस पेशेंट को दिया जाता है पोटेशियम बाइंडर? तो ऑप्शन नंबर ए है हाइपरनेट्रीमिया, बी है हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया या हाइपोकैलीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका होने वाला है 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया वाले पेशेंट को के बाइंडर दिया जाता है, के यानी पोटेशियम बाइंड दिया जाता है, जिससे पोटेशियम जो है वो बाइंड हो जाता है और उसके अंदर हाइपरकैलीमिया से नॉर्मल पोटेशियम देखने को मिलता है। जैसे के बाइंड इज ए पोटेशियम बाइंडर, मेडिकेशन यूज इन हाइपरकैलीमिया दैट बाइंड पोटेशियम आयन, यानी पोटेशियम आयन को बाइंड कर लेती है जीआईटी के अंदर, देयर बाय प्रिवेंटिंग इट्स अब्जॉर्प्शन। एक तो क्या कर लेती है, पोटेशियम को बाइंड कर लेती है अपने साथ, और फिर दूसरा उसे जीआईटी से एब्जॉर्ब भी नहीं होने देती ब्लड के अंदर। ये इसका काम होता है के बाइंड का, यानी पोटेशियम बाइंडर का। देखते हैं 94। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया के यूज में या मैनेजमेंट में क्या दिया जाता है? एक पेशेंट है, उसे हाइपरकैलीमिया यानी पोटेशियम उसके अंदर बढ़ा हुआ है, तो उसे क्या डाइट हम देंगे या कौन सी चीज़ हमें देंगे जिससे उसका हाइपरकैलीमिया जो है वो ठीक हो जाए? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन विद ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीशियम सल्फेट। तो राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन विद ग्लूकोज। इंसुलिन दिया जाएगा उसे ग्लूकोज के साथ में। अब इंसुलिन का काम क्या करता है? इंसुलिन जो है जो ब्लड के अंदर जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम पाया जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है, ये क्या काम करता है? इंसुलिन, इंसुलिन इस यहाँ पर ये सेल मान लो, ये जो पोटेशियम है ये कहाँ भेज दिया जाता है? सेल के अंदर। कौन भेजता है? इंसुलिन। और इंसुलिन का दूसरा काम क्या है? ये ब्लड ग्लूकोज को क्या करवाता है? कम करवाता है। इस वजह से हमें ग्लूकोज दिया जाता है उसे करेक्ट करने के लिए। आगे देखते हैं। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, हाइपरटोनिक ग्लूकोज विद रेगुलर इंसुलिन यूज इनटू हाइपरकैलीमिया टू मूव एक्सेस पोटेशियम, यानी जो बढ़ा हुआ पोटेशियम है वो फ्रॉम एक्स्ट्रा
सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भेजने के लिए, यानी सेल के अंदर भेजने के लिए पोटेशियम को किसका यूज किया जाता है, इंसुलिन का। इसीलिए इट रिजल्ट इनटू डिक्रीज पोटेशियम इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, हाइपोकैलिमिया देखने को मिलता है। ठीक है, यानी इंसुलिन क्या काम करवाता है, पोटेशियम को ब्लड के अंदर से शिफ्ट कराता है, सेल सेल के अंदर भेज देता है, ब्लड से सेल के अंदर भेज देता है। अब देखते हैं फोर्थ, कैल्शियम में बी यूज इन सीवियर हाइपरकैलिमिया टू एवर्ट मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी, यानी हाइपर ये क्या है, कैल्शियम में भी यूज इन सीवियर हाइपोकैलेमिया, और कैल्शियम जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, सीवियर हाइपरकैलेमिया, यानी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम बढ़ जाए, पोटेशियम बढ़ जाए तब हम किसका यूज करते हैं, आईवी देते हैं कैल्शियम। ठीक है, आईवी देना होता है कैल्शियम, यह देखा होगा आपने, कैल्शियम ग्लूकोनेट के जो इंजेक्शन है वो लगते हैं, आईवी दिया जाता है। आगे देखते हैं 95, इंसुलिन 10 10 यूनिट इन 100 ml, वो 50 ml ऑफ 10 50% डेक्सट्रोज इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए पेशेंट विद क्रोनिक रीनल फेलियर टू रिवर्स, यानी ये किसके अंदर जाया जाता है, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर, किसे रिवर्स करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर बी हाइपर ग्लाइसीमिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपोकैलीमिया, और ऑप्शन नंबर डी है हाइपर कैलीमिया। तो जो हम इंसुलिन देते हैं 50 ml वाटर के अंदर और 50% डेक्सट्रोज के साथ, तो वो किसे देते हैं, इंसुलिन किस पेशेंट को देते हैं, जब क्रोनिक रीनल फेलियर का जो पेशेंट होता है उसके अंदर हाइपर कैलीमिया हो जाता है, तब उसे देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हाइपर कैलीमिया वाले पेशेंट को हम क्या देते हैं, इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज 50%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 को। द इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉमन इन पेशेंट ऑन इंसुलिन इन्फ्यूजन, यानी इंसुलिन इन्फ्यूजन के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर होता है, इंसुलिन डिसऑर्डर के अंदर नहीं, इंसुलिन इन्फ्यूजन के अंदर, यानी किसी पेशेंट को हम इंसुलिन दे रहे हैं तो उसे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर सी है हाइपोकैलीमिया, ऑप्शन नंबर डी है हाइपरकैलीमिया। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोकैलीमिया। अभी मैंने बताया कि जब हम इंसुलिन देंगे तो इंसुलिन ये इंसुलिन हो गया, आई का मतलब इंसुलिन, इंसुलिन हमने पेशेंट को दिया तो उसने क्या काम किया, पेशेंट की बॉडी के अंदर से जो पोटेशियम था, पोटेशियम बढ़ा हुआ था, वो क्या कर दिया इसने, इंसुलिन ने कम कर दिया। कम कैसे हुआ, क्योंकि इस पोटेशियम को उसने कहाँ पे भेज दिया, ब्लड से उठा के सेल में भेज दिया। तो अब पोटेशियम सेल के अंदर चला गया तो ब्लड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम की कमी देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हाइपोकैलीमिया। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइपोकैलीमिया। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोलाइट डज इंसुलिन हेल्प टू मूव इनटू द सेल, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसे इंसुलिन क्या करता है, मूव करता है, सेल के अंदर भेजता है, यानी कहाँ से, ब्लड से कहाँ भेजता है, सेल के अंदर भेजता है इंसुलिन। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है वो भी मैंने अभी बताया, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। फॉर मदर रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट, यानी एक मदर है, माँ है, वो मैग्नीशियम सल्फेट ले रही फॉर सिम्टम ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया, मतलब किसके सिम्टम में, सिम्टम, फॉर सिम्टम ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया, एन इम्पोर्टेंट साइन फॉर द नर्स टू नोट फर्स्ट। तो सबसे पहले कौन सा सिम्टम देखेगी नर्स, यानी क्वेश्चन का मतलब है कि मैग्नीशियम सल्फेट ले रही कोई मदर, क्यों ले रही, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया। ठीक है, इसे सही करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट ले रही। ठीक है, अब मैग्नीशियम सल्फेट को सही करने के लिए वो मैग्नीशियम की कमी को सही करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट ले रही, और इसे लेने के बाद जो नर्स है वो कौन सा साइन उसके अंदर देखेगी। तो सबसे पहला है ऑप्शन नंबर 1, कूल स्किन टेम्परेचर। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी है रैपिड पल्स रेट, ऑप्शन नंबर सी है टिंगलिंग इन द टोज, ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि डीप टेंडन रिफ्लेक्स कब देखने को मिलता है, जब मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है, टॉक्सिसिटी, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, तब हमें क्या देखने को मिलता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। ये अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 1, हाइपोमैग्नीशियम मीन्स सीरम मैग्नीशियम लेवल बिलो 1.6 mg/dl, यानी इससे कम हो जाएगा तब हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, शैलो रेस्पिरेशन, पॉजिटिव टर्सो एंड चेस्टिक साइन, हाइपर रिफ्लेक्सिया और टिटेनी सीजर। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं बिकॉज पेशेंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट ले रहा है पेशेंट, सो इसलिए देर इज चांस ऑफ हाइपर मैग्नीसीमिया। इसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, मैग्नीशियम उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए। सो नर्स हैव टू नोट टॉक्सिसिटी सिम्टम, नर्स क्या नोट करेगी, टॉक्सिसिटी सिम्टम क्या है, जैसे डिमनिश या फिर एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ये नर्स जो है वो चेक करेगी, अगर मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी होगी तो क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स, यही नर्स को नोट करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, द मिनरल दैट रेगुलेट मसल्स करेक्शन और नर्व ट्रांसमिशन, मतलब कौन सा मिनरल है जो मतलब मसल्स करेक्शन करता है, रेगुलेट करता है मसल्स करेक्शन को और नर्व ट्रांसमिशन को में हेल्प करता है। तो वो कौन सा मिनरल है, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस में हेल्प करता है, नर्व ट्रांसमिशन में भी और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी काम करता है, हेल्प करता है मैग्नीशियम। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम इज द सेकंड मोस्ट कॉमन एक्शन कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड आफ्टर पोटेशियम, यानी पोटेशियम के बाद दूसरे नंबर पर क्या देखा जाता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखा जाता है दूसरे नंबर पर। ठीक है, मेन जो
मिनरल होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद, जो कि इंट्रासेलुलर होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, इट इज़ नीडेड फॉर डीएनए रिपेयर। मतलब डीएनए को रिपेयर करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। मॉडरेट मॉडरेट सेलुलर डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन, यानी सेलुलर डिफरेंशिएशन में और प्रोलिफरेशन में, यानी सेल डिवाइड होती है उसमें हेल्प करता है। सेल की ग्रोथ में और डिवाइडेशन में हेल्प करता है मैग्नीशियम। इट इज़ आल्सो ए कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, ये एक एंजाइम का कंपोनेंट भी होता है, जो क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है मैग्नीशियम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। प्रोसेस दैट ड्रॉ द solvent from a less concentration solute through a selectively permeable membrane into a more concentrated solute, still the point of equalization called, उसे क्या कहेंगे? अब इसका जो अब देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है? सोल्यूट है, solvent from a less concentrated solute थ्रो ए सेलेक्टिव परमेबल, यानी दो कंटेनर है। यहाँ पर मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो कंटेनर है, ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बीच में जो दिखाया गया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। सोलवेंट फ्रॉम ए लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूट, जो सोलवेंट है, सोल्यूट क्या होता है? जैसे सोलवेंट बोलते हैं वाटर को, और सोल्यूट बोलते हैं, सोल्यूट हो गया जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, इस तरह के पार्टिकल एलिमेंट जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। तो जो प्रोसेस है सोलवेंट फ्रॉम ए लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूट, जो सोलवेंट है वो, जैसे यहाँ पर मैं दूसरे पेन से इस्तेमाल करता हूँ। एक मिनट बस, थोड़ा सा एक की वो मतलब वो पेन नहीं चल रहा सही से, तो आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ तो पेन आ ही नहीं रहा, बस ये यही दिक्कत इसमें देखने को मिल रही मुझे, जो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना, बे यार क्या हो गया? होए होए, यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लेता हूँ दूसरा, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है? ये पार्टिकल है, ये तो पार्टिकल भी नहीं बन रहे, पार्टिकल भी नहीं बन पा रहे। हाँ, बन गए। अब यहाँ पे क्या होगा? इसमें भी बन जाए पार्टिकल। क्या दिक्कत आ गई? बस यही दिक्कत है जो मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है आजकल। ये चल नहीं रहा, पेन भी नहीं चल रहा और ये भी नहीं चल रहा। कुछ तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए वो वीडियो भी सही से बन नहीं पा रही। चलिए तब तक पेन चले। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने जो कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके पास शेयर कीजिएगा, कॉलेज में शेयर कीजिएगा, और जितने भी नर्सिंग कर रहे हैं स्टूडेंट उनके पास शेयर कीजिएगा,
ब- बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, ये तो बाद में कभी समझा देंगे जब हम ये टॉपिक कभी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेन सही से नहीं चल पा रहा। तो यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर डी है डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है, स्ट्रेटिफिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और ऑप्शन नंबर डी है फिल्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सबसे पहले मैं ऐसे ही अगर आपकी समझ में आ जाए, यानी जो मैंने दो कंटेनर बनाए हैं इसमें से ऐसे ही समझिए आप कि मतलब एक कंटेनर में ज़्यादा पार्टिकल है, ज़्यादा नमक है, और एक कंटेनर में कम नमक है, लेकिन पानी दोनों में सेम है, और दोनों के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसे वाटर क्रॉस करके इधर से उधर जा सकता है। जिस कंटेनर में नमक या चीनी कम मिलाई है आपने, उस कंटेनर का पानी कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा जा कर के, जिसमें ज़्यादा नमक, जिस कंटेनर में आपने ज़्यादा नमक या चीनी मिलाई होगी उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो उसे ही हम, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। डिफ्यूजन थ्रो ए सेल मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन। डिफ्यूजन किस पर डिपेंड नहीं होता? नोट आ रहा है ना, नोट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं होता डिफ्यूजन? डिफ्यूजन थ्रो ए सेल मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी डिफ्यूजन होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और वो किस पर डिपेंड नहीं होता। अब ये ऊपर को नहीं जा रहा तो इसके ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहे। ऑप्शन नंबर ए, चार्ज ऑफ द पार्टिकल। और भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये क्या है, ऊपर कोई नहीं जा पा रहा, तो क्या करें, ऑप्शन कैसे पढ़े? ये तो मुझे वीडियो यहीं पे ख़त्म करनी होगी। वैसे इसके बाद ये क्वेश्चन है 101 वाला, और 102, दो ही क्वेश्चन बचे हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है। अगर ये चल जाती है तो दोनों भी हो जाएगा, नहीं तो फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे दोनों क्वेश्चनों को। ये तो, ओहो, ज़्यादा नीचे आ गया भाई। चल गया, थैंक यू। तो यहाँ पर हम, मैंने ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझा दिया है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑस्मोसिस है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को, कि किस पर डिपेंड नहीं रहती। चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है साइज ऑफ द पार्टिकल, या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इस पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है। क्योंकि किस और सभी पर डिपेंड होता है, जैसे चार्ज ऑफ द पार्टिकल या साइज ऑफ द पार्टिकल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इन सब पर ये डिपेंड होता है, ना कि इस पर। तो राइट आंसर यही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये थ्योरी है, पढ़ना चाहते हैं चलो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचता है हमारे पास। पासिंग और स्प्रेडिंग ऑफ सोल्यूट थ्रो ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल किसे बोलते हैं? सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल को क्रॉस होने दे वो मेम्ब्रेन, एक ही टाइप के। यानी अगर वो अगर वो नमक इधर, नमक ये नहीं, जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव है किसके लिए? नमक इधर से उधर ले जाने के लिए। तो वो चीनी को रोक देगी, चीनी को नहीं ले जाने देगी, नमक ही जा सकता है सिर्फ। तो यानी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो एक टाइप के
सेलेक्टेड एलिमेंट होते हैं उन्हें ही क्रॉस होने देती है। फ्रॉम एन एरिया, किसी भी एरिया से, ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भेजता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और इट इज़ ए पैसिव प्रोसेस, और ये एक पैसिव होता है। पैसिव का मतलब है इसमें एनर्जी नहीं लगती। यानी जैसे मैं दो कंटेनर बना देता हूँ, यहाँ पर भी ये समझाने की कोशिश करता हूँ अगर चलता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ मान लो आप, ये नमक के पार्टिकल है, और नीचे की तरफ यहाँ पर ये चीनी के पार्टिकल है। तो ये जो मेम्ब्रेन है बीच वाली, ये सिर्फ चीनी के पार्टिकलों को ही क्रॉस होने देती है। तो नमक के क्या हो गए, यहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक है, नमक के यहाँ पर रुक जाएंगे, और ये चीनी के क्रॉस होकर के इधर इस वाले उसमें आ जाएंगे चीनी के पार्टिकल, ठीक है। ये तो हो गया सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब, कि वो एक सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। चलो डिफ्यूजन को समझ लेते हैं। ये दो कंटेनर होगी, इसके बीच में क्या होगी, ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होगी। अब यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये मान लो ये बहुत ज़्यादा है सोल्यूट की कंसंट्रेशन, तो यहाँ क्या है, कम है, यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये कहाँ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, ये क्रॉस करके इसे, मतलब इसे क्रॉस करके यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, और इसमें कोई भी एटीपी या एनर्जी का यूज़ नहीं होगा। एटीपी का एनर्जी का यूज़ नहीं होगा इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन आल्सो डिपेंड ऑन द साइज और मास एंड चार्ज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, यानी इन सब पे निर्भर करता है डिफ्यूजन, ठीक है। अगर बड़े साइज का है तो वो यहीं पर रुक जाएगा, एक तरफ रुक जाएगा, छोटे साइज वाला चला जाएगा। बट नॉट ऑन काइनेटिक एनर्जी, इनके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इस पर डिपेंड नहीं होता। एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, आगे देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 102, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से कहाँ पे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे। अभी हमने इसी चीज़ को समझाया। ऑप्शन नंबर ए डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, हाइड्रोलाइसिस और ओस्मोसिस। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अभी समझा समझाया है। भाई यार तबीयत मेरी सही नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।